दोस्तों, मनुष्य के जीवन में एक खोजी प्रवृत्ति है जिसकी वजह से वो हमेशा नई नई चीजों की खोज करता रहता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, चाहे वो नजदीक हो या फिर बहुत दूर क्यों ना हो। इसी कड़ी में इंसान ने जब पृथ्वी से बाहर निकलकर ग्रहों और उसके आसपास के चंद्रमाओं पर अध्ययन करना शुरू किया तो एक जगह पहुंचे जहां पर उन्हें एक ऐसा ग्रह मिला जो कि बड़ा ही विचित्र था। जी हां, बात कर रहे हैं प्लूटो ग्रह की। प्लूटो हमारे सौरमंडल के बाहरी छोर में मौजूद एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी एक बोना ग्रह है, जिसकी खोज 1930 में की गई थी। खोज के समय प्लूटो को एक ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, पर जब इसने धीरे धीरे हमारे सौरमंडल के बारे में और जानना शुरू किया तो हमें पता चला कि प्लूटो की तरह हमारे सौरमंडल में सैकड़ों स्मॉल प्लैनेट्स मौजूद हैं। ऐसे में 2006 में आखिरकार प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि एक बोने ग्रह का दर्जा दे दिया गया और एक नई कैटेगरी बनाई गई जिसमें छोटे ग्रहों को रख दिया गया जो सूर्य का चक्कर तो लगाते हैं परंतु उनका साइज इतना बड़ा नहीं है कि उन्हें ग्रह कहा जा सके। जब हमें किसी ग्रह या क्षुद्र ग्रह के बारे में जानना होता है तो हम उस पर एक इंसानी मिशन भेजते हैं। आज हम जानेंगे कि प्लूटो पर कौन सा इंसानी मिशन गया है। प्लूटो पर भेजा गया न्यू हॉरिज़ॉन्स मिशन ने प्लूटो पर क्या क्या देखा है। न्यू हॉरिज़ॉन ने प्लूटो का सीमित अध्ययन किया था या फिर उसके बारे में हमें बहुत कुछ बताया था। प्लूटो पर भेजा जाएगा नया स्पेस मिशन कब पहुंचेगा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, कब लॉन्च किया जाएगा प्लूटो ऑर्बिटर मिशन। 2006 में लॉन्च किया गया नासा का न्यू हॉरिज़ॉन्स इस ड्वार्फ प्लैनेट का करीबी से अध्ययन करने वाला पहला मिशन बना। जुलाई 2015 में यह मिशन प्लूटो के करीब से होकर गुजरा, जिस दौरान इसने इस ड्वार्फ प्लैनेट का करीबी से अध्ययन किया। इस अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां पता चली, जिसने वैज्ञानिकों का इस ड्वार्फ प्लैनेट को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। ये जितना साधारण दिख रहा था, ये क्षुद्र ग्रह उतना साधारण नहीं था। इसकी कुछ विचित्र बातें थी जिसने वैज्ञानिकों को और भी हैरान किया। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि प्लूटो एक इनएक्टिव आइस जाइंट है, यानी कि एक ऐसा ग्रह जहां पर कोई हलचल नहीं है और ये एक बर्फ का बना हुआ गोला है जहां वैज्ञानिकों के जानने के लिए कुछ भी नहीं है। पर न्यू हॉरिज़ॉन्स द्वारा जुटाई गई जानकारी से हमें पता चला कि प्लूटो हमारी सोच से कहीं ज्यादा एक्टिव है और हमारी सोच से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास है। यह एक्टिव आइस वोल्केनोज और नाइट्रोजन आइस से बने हुए विशाल पहाड़ मौजूद हैं। साथ ही प्लूटो में एक नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर भी मौजूद है जो कि वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा विचित्र लगा, जिसकी वजह से यहाँ तेज हवाएं चलती हैं। साथ ही वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ बर्फ के मोटी परत के नीचे लिक्विड वाटर के महासागर मौजूद हो सकते हैं जहाँ किसी प्रकार का जीवन फल फूल रहा हो, या हो सकता है कि जीवन फलने फूलने वाला हो, या हो सकता है कि जीवन वहां पर पहले से एग्जिस्ट भी करता हो। पर न्यू हॉरिज़ॉन्स मिशन के दौरान हमें प्लूटो का अध्ययन करने के लिए केवल कुछ दिनों का ही समय मिला था। साथ ही फ्लाईबाई की वजह से हम प्लूटो के केवल 40% हिस्से का अध्ययन कर पाए थे, वो भी काफी पुराने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के जरिए। यानी कि उस जमाने के इंस्ट्रूमेंट इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे, इसलिए हम बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं मिल पाई जो कि अगर आधुनिक इंस्ट्रूमेंट होते तो मिल सकती थी। जिसकी वजह से अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा प्लूटो के बारे में अच्छे से जानने के लिए एक और लंबे मिशन की तैयारी कर रहा है और उसका लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए विशेष प्लूटो ऑर्बिटल मिशन पर काम कर रहा है, जो कि लंबे समय तक प्लूटो के ऑर्बिट में रहकर उसके एटमॉस्फेयर, सरफेस वाटर और उसके मून्स का करीबी से अध्ययन कर पाए और हमें उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाए। ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो कुइपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। कुइपर बेल्ट मुख्य रूप से नेपच्यून ग्रह से परे मौजूद आइस बॉडीज का एक सोलर डिस्क है जहां लाखों की संख्या में आइस कॉमेट्स और प्लूटो, होमिया, एरिस, मेकमेक जैसे ड्वार्फ प्लैनेट मौजूद हैं। प्लूटो के लिए नासा ने अब तक कोई स्पेस मिशन लॉन्च नहीं किया है। प्लूटो के बारे में मिली हमें अब तक की सारी जानकारी न्यू हॉरिज़ॉन नाम के इंटरप्लैनेटरी मिशन से मिली थी, जिसने बाद में जाकर 1 जनवरी 2019 को एक और कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट अल्टीमा थूले के फ्लाईबाई को पूरा किया। न्यू हॉरिज़ॉन मिशन में हमें प्लूटो के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल नहीं थी और इसी मिशन ने वैज्ञानिकों के लिए एक आम से लगने वाले ड्वार्फ प्लैनेट को बेहद ही खास, क्योंकि न्यू हॉरिज़ॉन्स द्वारा जुटाई गई इंफॉर्मेशन वैज्ञानिकों की इमेजिनरी इंफॉर्मेशन से कहीं ज्यादा रोचक और दिलचस्प थी। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि प्लूटो एक ऐसी ड्वार्फ प्लैनेट है जो लाखों सालों से इनएक्टिव है, जो कि बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है, बेजान पड़ा हुआ है और ऐसे ही अपना समय व्यतीत कर रहा है जहां सदियों से किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई होगी। और इसी वजह से शुरू में वैज्ञानिकों ने इस ड्वार्फ प्लैनेट पर कोई खास रुचि नहीं दिखाई थी। पर हाल ही में प्लूटो पर किए गए अध्ययनों और न्यू हॉरिज़ॉन्स मिशन द्वारा जुटाई गई जानकारी से हमें पता चला कि प्लूटो एक बेहद ही एक्टिव सोलर बॉडी है जहां एक नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर भी मौजूद है जो काफी हद तक हमारी पृथ्वी की तरह है। दिन के समय सरफेस में जमी हुई बर्फ भाप बनकर उड़ने लगती है जो कि तेज हवाओं के जरिए इस ड्वार्फ प्लैनेट के एक छोर से दूसरे छोर तक का सफर तय करती है। पर रात के समय यहाँ का तापमान काफी कम हो जाता है जिसकी वजह से वापस नाइट्रोजन आइस के रूप में जम जाती है। यह सिलसिला लाखों सालों से यूं ही चल रहा है। साथ ही यहाँ सरफेस पर वैज्ञानिकों को एक्टिव आइस वोल्केनोज का भी पता चला, जो कि ये बताता है कि प्लूटो का कोर अभी भी काफी एक्टिव हो सकता है। वैज्ञानिकों को यहाँ सरफेस पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन आइस में जमे हुए कई किलोमीटर विशाल पहाड़ों का भी पता चला है। जब वैज्ञानिकों ने प्लूटो के सरफेस का अध्ययन किया तब उन्हें पता चला कि केवल कुछ लाख सालों पहले तक यह ड्वार्फ प्लैनेट ज्योग्राफिकली काफी एक्टिव रहा होगा। साथ ही वैज्ञानिकों के अनुसार काफी संभावना है कि इसके कई किलोमीटर विशाल मोटे बर्फ के परत के नीचे सब सरफेस लिक्विड वाटर के महासागर मौजूद हो सकते हैं।
क्या न्यू हॉरिजॉन्स ने प्लूटो का सीमित अध्ययन किया था? इस पर न्यू हॉरिजॉन्स मिशन जब प्लूटो के करीब से होकर गुजरा तो वैज्ञानिकों के पास इस ड्वार्फ प्लैनेट का अध्ययन करने के लिए केवल कुछ ही दिनों का समय था और सीमित साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी थे, जिस दौरान वैज्ञानिक इस ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में काफी कम जानकारी जुटा पाए थे, क्योंकि न्यू हॉरिजॉन्स आगे बढ़ रहा था और वह इस प्लैनेट के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा था, जैसे फ्लाईबाय के दौरान ही इंफॉर्मेशन जुटा रहा था। जब न्यू हॉरिजॉन्स मिशन ने प्लूटो के फ्लाईबाय को अंजाम दिया था तब यह केवल एक साइड का ही अध्ययन कर पाया था, यानी इस ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो के बारे में हमारी जानकारी काफी कम है। यह मिशन प्लूटो के केवल 40% हिस्से को ही मैप और उसका अध्ययन कर पाया था। साथ ही न्यू हॉरिजॉन्स में मौजूद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी काफी पुराने होने की वजह से वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए जिसकी हमें आज जरूरत है। वैज्ञानिकों ने आज की जरूरत के हिसाब से डेटा जुटाने और प्लूटो के सरफेस को अच्छे से अध्ययन कर पाने में नाकाम रहे। अगर हमें प्लूटो के सरफेस, उसके एक्टिव कोर और वहां मौजूद सब सरफेस ओशन का अच्छे से अध्ययन करना है तो हमें वहां और भी आधुनिक साइंस इंस्ट्रूमेंट के साथ जाना होगा और खासकर उसके लिए एक स्पेशल मिशन को डिजाइन करना होगा जो केवल और केवल इसी ग्रह के बारे में डीपली स्टडी करे और उसकी जानकारी हम तक पहुंचाए। साथ ही अगर हमें प्लूटो और उसके मून्स के बारे में और अधिक जानकारी जुटानी है तो फ्लाईबाय की जगह हमें ऑर्बिट में रहकर वहीं पर चक्कर लगाते रहना होगा और उसके मून्स का अध्ययन करना होगा, यानी हमें प्लूटो पर एक ऑर्बिटर मिशन भेजना होगा जो उसके ऑर्बिट में कई सालों तक रहकर उसके सरफेस, उसके कोर, एटमॉस्फेयर और उसके मून्स का अध्ययन जरूरी जानकारियां धरती तक भेज सकेगा। प्लूटो पर भेजा जाएगा प्लूटो ऑर्बिटर स्पेस मिशन, जिसकी वजह से अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा कई सालों से ऐसे किसी मिशन पर विचार कर रहा था और हाल ही में उसने प्लूटो पर एक सेपरेट ऑर्बिटर मिशन के फोटोटाइप पर काम करना शुरू किया है। इस मिशन के प्रोटोटाइप पर काम करने के लिए नासा ने SWRI यानी कि साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ हाथ मिला है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट इससे पहले न्यू हॉरिजॉन्स मिशन के प्रोटोटाइप पर भी काम कर चुका है, जिसकी वजह से उन्हें काफी अच्छे से पता है कि इस तरह के किसी मिशन को अंजाम देने के लिए किस तरह के स्पेसक्राफ्ट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, प्रोपल्शन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत होती है। प्लूटो पर भेजे जाने वाले इस मिशन को अब तक कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं दिया गया है और इसे अभी प्लूटो ऑर्बिटर मिशन के नाम से ही ऑपरेट किया जा रहा है। यह ऑर्बिटर न्यू हॉरिजॉन्स क्लास का एक स्पेसक्राफ्ट होगा जिसमें प्लूटो का अध्ययन करने के लिए आधुनिक साइंस इंस्ट्रूमेंट मौजूद होंगे जो कि इसके नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन आइस से भरे हुए सरफेस और पहाड़, इसके एक्टिव कोर, सब सरफेस वाटर और इसके चारों और मून्स का करीबी से अध्ययन करेंगे। इसमें काफी आधुनिक ट्रांसमिशन सिस्टम भी मौजूद होगा जो कि न्यू हॉरिजॉन्स के ट्रांसमिशन सिस्टम से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा, ताकि स्पेसक्राफ्ट इस ऑर्बिटर द्वारा जुटाई गई जानकारी को जल्द से जल्द धरती तक भेज सके। प्लूटो तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट में आधुनिक केमिकल प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, जिसका उपयोग इससे पहले ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस में भेजे गए डॉन मिशन में किया गया था, जो कि कम समय में इस स्पेसक्राफ्ट को प्लूटो तक पहुंचाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक और प्लान के मुताबिक रहा तो इस मिशन को 2030 तक लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद यह 2 सालों के लंबे सफर के बाद सौरमंडल की गैस जाइंट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचेगा, जिसके बाद यह ग्रेविटी असिस्ट के जरिए जुपिटर ग्रह की ग्रेविटी का उपयोग कर अपनी स्पीड को बढ़ाएगा और प्लूटो तक का अपना 7 से 8 सालों का लंबा सफर शुरू करेगा। उम्मीद है कि यह स्पेसक्राफ्ट 2040 तक इस ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंच जाएगा। इसके बाद इसके सबसे बड़े मून शैरोन की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके प्लूटो के ऑर्बिट में दाखिल होगा। यह करीब 2 से 3 सालों तक प्लूटो ग्रह के ऑर्बिट में रहकर उसका अध्ययन और उसके चारों मून्स का अध्ययन करेगा। अपने मिशन के दौरान यह बार-बार प्लूटो और उसके सबसे बड़े मून शैरोन के ऑर्बिट से होकर गुजरेगा, जिस दौरान इनके सरफेस, एटमॉस्फेयर, सब सरफेस वाटर, मैग्नेटिक फील्ड और आइस पोल्स का करीबी से अध्ययन करेगा। कुछ सालों के बाद यह अपने सभी साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लेगा, तब यह अपने दूसरे स्टेज मिशन को शुरू करेगा। इसका दूसरा मिशन होगा कुइपर बेल्ट और उसमें मौजूद सोलर बॉडीज का अध्ययन करना। न्यू हॉरिजॉन्स मिशन जो कि अभी कुइपर बेल्ट में मौजूद है, उसने हमें बताया है कि कुइपर बेल्ट अभी भी काफी एक्टिव है, जहां इंसानों के खोजने और अध्ययन करने के लिए काफी कुछ मौजूद है। ऐसे में वैज्ञानिक चाहते हैं कि प्लूटो ऑर्बिटल मिशन अपने दूसरे चरण में कुइपर बेल्ट का भी अध्ययन कर ले, ताकि